छात्रों, जैसा कि हमने कल फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, और इसके अंतर्गत हमने विभिन्न चालकों के लिए, विभिन्न चालक मतलब जैसे एक अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार लिया था, एक वृत्ताकार कुंडली ली थी, परिनालिका लिया था हमने, और उनमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की थी। तो वे सबके शब्द एक प्रकार से चुंबकीय व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे थे। आज हम इसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए कुछ विशेष आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे, और उन्हीं आर्टिकल्स में जो सबसे पहला पार्ट है, आज की जो विषय वस्तु है वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। और जब आवेशित कण गति क्यों करता है, निश्चित रूप से उस पर कोई बल लगेगा, और उस बल को हम लोग लॉरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लॉरेंज बल का एक्सप्रेशन आपके सामने प्रूफ करेंगे। तो जैसे कि एक सिंपल सी थ्योरी है, हमारा आर्टिकल है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल। सबसे पहले एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जितनी भी बल रेखाएं होंगी वे सब के सब परस्पर समानांतर होंगी, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण ले लीजिए। मान लीजिए आवेशित कण पर आवेश की मात्रा Q है, और यह आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए दिशा में गति कर रहा है। तो लॉरेंज ने बताया कि इस आवेशित कण पर लगने वाला जो फोर्स है, इस आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है, वो उसके आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशित कण पर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आवेशित कण पर बल आवेशित कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान पाया। दूसरा, जो आवेशित कण पर फोर्स है वो आवेशित कण की जो चाल है v के भी अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F is proportional to v। जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। इट मीन्स आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो चौथी बात है वो है F is proportional to sin थीटा। ये थीटा क्या चीज है? थीटा है आवेशित कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है थीटा। तो जो चौथी बात हुई वो कौन सी बात होगी कि आवेशित कण पर जो बल होगा, आवेशित कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का जो कोण होगा उसकी ज्या के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस तरह से लॉरेंज ने पाया कि आवेशित कण पर जो फोर्स है इन बातों पर निर्भर करता है। इन सभी बातों को यदि हम सम्मिलित रूप में लिख दें तो किस प्रकार से लिखेंगे? लिखेंगे F is proportional to QBB sin थीटा। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इसे बराबर करना है तो कांस्टेंट का उपयोग करना होगा। सपोज कि वो कांस्टेंट कौन है? वो कांस्टेंट है K। यदि हम मापन की पद्धति इस प्रकार से चुने कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 1 हो जाए, तब यही F, ये जो फार्मूला है F का, तो कितना मिल जाता है? F is equal to QBB sin थीटा। तो फाइनली हमने देखा
कि आवेशित कण पर जो फोर्स लगता है उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा F इजिकल टू क्यू बी बी साइन थीटा होगा। तो फाइनली याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूला का उपयोग हम फिजिक्स में जब हम आगे के पार्ट पढ़ेंगे तो बहुत बार इस फार्मूले का हमको यूज करना होगा। इसी फोर्स की जो वैल्यू है, जैसा कि आप देख रहे हैं, फोर्स का जो मान है एक तो वेलोसिटी पर निर्भर कर रहा है ना, दूसरा थीटा के मान पर निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार से निर्भर करेगा। इन्हीं बातों को हम लोग कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत ले लें। विशेष परिस्थितियों में सबसे पहले हम थीटा को मानते हैं, लेते हैं। यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए या 180 डिग्री हो जाए। अब थीटा की वैल्यू 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? थीटा की वैल्यू 0 है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आवेशित कण है वो किस दिशा में काम करे? जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति करे। या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की क्या मीनिंग है? जब यही आवेशित कण क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। थीटा बराबर 0 मतलब आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है और थीटा बराबर 180 की क्या मीनिंग है कि आवेशित कण जो है क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू है वह कितना होगा? 0 होगा। और साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इट इम्प्लाई जो फोर्स होगा, जो बल लगेगा, उसका भी मान 0 होगा। तो फाइनली हमने क्या देखा? फाइनली हमने देखा कि जब आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में गति करता है अथवा क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है तो आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान 0 होता है। आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान 0 होता है मतलब आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा। अब जब कण पर कोई बल लग ही नहीं रहा है तो इसकी क्या मीनिंग हुई? इसका क्या मतलब हुआ? जैसा कि हमने 11वीं क्लास में देखा था, है ना, न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था? यदि कोई पिंड स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा और एक समान वेग से गतिमान है तो वह एक समान वेग से गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। आइए इस नियम को हम यहाँ पर लागू करके देखते हैं। चूंकि यहाँ पर फोर्स कितना है? 0 है। जब फोर्स 0 है तो कण यदि स्थिर है तो वह स्थिर रहेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वह स्थिर रहेगा क्योंकि उस पर लगने वाला फोर्स कितना है? 0। और यदि मान लीजिए किसी वेग से गतिमान है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में क्या करता रहेगा? एक सरल रेखा में गति करता रहेगा। तो ये रिजल्ट हमने इसके थ्रू जो है हमने प्राप्त किया। इसी का जो सेकंड पार्ट है, ये तो बात हो गई किसके लिए? थीटा के लिए। अब हम बात करते हैं इसी की जो सेकंड परिस्थिति बनेगी। यदि कण का वेग 0 है, कण का वेग 0 है मतलब कण कैसी स्थिति में है? कण स्थिर है। जब कण स्थिर है तो F इजिकल टू बी, फिर से कितना हो जाएगा? v की वैल्यू 0 आप पुट अप कर दीजिए तो F इजिकल टू फिर से कितना हो जाएगा? 0 का मतलब यदि कण स्थिर है और फोर्स भी नहीं लग रहा है तो कण कैसी अवस्था में होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण स्थिर अवस्था में ही रहेगा। ये भी एक रिजल्ट निकला। तो दूसरा रिजल्ट क्या निकला कि यदि आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र P में स्थिर अवस्था में है तो उस पर लगने वाला बल का मान कितना होगा? 0 होगा। और चूंकि कण पर लगने वाले बल का मान 0 है अर्थात कण जो है स्थिर अवस्था में ही रहेगा। ओके, तीसरी परिस्थिति यहीं पर आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहां पर हमने थीटा की वैल्यू कितनी ली थी? 0। कितना लिया था? 180। तीसरी परिस्थिति में यदि यही थीटा की वैल्यू हम कितना ले लें? 90 डिग्री ले लें। 90 डिग्री ले लें मतलब आवेशित कण को किस डायरेक्शन में गति कराएं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में गति कराएं। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराएंगे तो क्या होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराएंगे तो थीटा की वैल्यू हम 90 मानेंगे। इट इम्प्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 का मतलब कितना होता है? साइन 90 मीन्स 1। इस परिस्थिति में जो F की वैल्यू मिलेगी वह कितनी मिलेगी? QVP। F की वैल्यू कितनी मिलेगी? QVP। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो मान होगा ये अधिकतम मान होगा। लॉरेंज फोर्स का ये कौन सा मान होगा? अधिकतम मान। तो फाइनली हमने देखा बच्चों
कि ये जो फोर्स का जो इक्वेशन मिला यही है लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स की वैल्यू अधिकतम कब होती है कि जब आवेशित कण किस प्रकार से गति करे, यह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, तभी लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कैसी होती है, अधिकतम होती है। और जब कण स्थिर है तो लॉरेंज फोर्स का मान 0 होता है। यह कण जो है क्षेत्र के समानांतर गति करता है या क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, तब भी लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ओके, अब हम इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जब कण पर बल लग रहा है, अभी हमने देखा, इस परिस्थिति को आप अपना ध्यान, इस परिस्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ये कौन सी परिस्थिति है कि जब आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर फोर्स लगता है। और कितना फोर्स लगता है, QVB फोर्स लगता है। निश्चित रूप से इस QVB फोर्स के कारण से, बल के कारण से यह आवेशित कण क्या करना चाहिए, गति करना चाहिए। अब हमको देखना होगा कि जो आवेशित कण है जो कि गति करेगा, किसकी वजह से, किसके कारण से, इस लॉरेंज बल के कारण से। तो उस गति का पथ किस प्रकार का होना चाहिए, सोचें। यहां पर कुछ परिस्थितियां बन रही हैं। किस प्रकार की परिस्थिति बन रही है, क्योंकि जो फोर्स है, यह फोर्स कैसा है, यह फोर्स कैसा है, यह फोर्स जो है, यह बल जो है वेग v के अभिलंबवत कार्य करेगा। क्यों करेगा, चलिए बल की दिशा के लिए कुछ नियम, क्योंकि हमें यहां पर पथ की बात चल रही है, पथ की बात करना है, किस रास्ते से होकर अपना जो आवेशित कण है गति करेगा, उसके लिए हम कुछ नियम निकालने होंगे। किस बात के लिए कि वास्तव में ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा। आप जानते ही हैं बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है मतलब उसका अपना परिमाण होनी चाहिए, उसकी अपनी दिशा होनी चाहिए। तो परिमाण तो आपके सामने ही है, F = QVB sin थीटा। और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आवेशित कण गति करता है तब फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, QVB। यह तो बल का क्या हुआ, परिमाण हुआ। अब हम इस बल की दिशा के बारे में थोड़ी चर्चा करें। बल की दिशा क्या है, तो बल की दिशा के संबंध में कुछ नियम हमारे पास हैं। उन नियमों में पहला नियम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो पहला नियम है वो क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि वे सबसे पहले तो तीनों कैसे हो, परस्पर अभिलंबित हो। आप देख सकते हैं ये तर्जनी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, मध्यमा का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है और अंगूठा इसके परपेंडिकुलर है। इसमें यदि तर्जनी किस बात को प्रदर्शित करे, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को प्रदर्शित करे, इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है मान लीजिए। मध्यमा जो है आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो अंगूठा है ये लॉरेंज बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और ये जो लॉरेंज बल की वैल्यू मैंने आपके सामने रखी है F = QVB। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे को, तर्जनी को और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर अभिलंबित हों। अब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, मध्यमा आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल अर्थात लॉरेंज बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसी के अंतर्गत एक दूसरा नियम और भी है, उसे हम लोग कहते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम।
दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तो ये हमारा दाहिना हाथ है और दाहिने हाथ के हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अंगुलियां हैं और ये जो अंगूठा है इसको हमने क्या किया, इस प्रकार से फैलाया कि अंगुलियां और अंगूठा ये कैसे हो, परस्पर अभिलंबवत हो, राइट। इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यदि अंगुली किसके डायरेक्शन को प्रदर्शित करे, अब यदि अंगुली आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है, और जो अंगूठा है ये अंगूठा आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो हथेली पर जो लंब होगा इस तरह से, है ना, ये जो हथेली पर लंब का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा बाहर की तरफ, है ना। तो ये जो हथेली पर जो लंब की दिशा होगी वो किस बात को प्रदर्शित करेगी, चालक पर बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या हुआ, यदि हम दाहिने हाथ के अंगुली को और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि वे परस्पर अभिलंबवत हो। अब यदि अंगुली किस बात को प्रदर्शित करे, अब यदि अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और अंगूठा आवेशित कण की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो बल की दिशा होगी, लॉरेंज बल की दिशा होगी, हथेली पर बाहर की ओर अभिलंबवत दिशा में होगी। तो यह है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कुछ नियम के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। चलो अब हम कुछ बातें यहां से खोजने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोहराया था आप लोगों से कि जब आवेशित कण पर बल लगेगा तो आवेशित कण पर लगने वाले इस बल के प्रभाव से वह आवेशित कण क्या करना चाहिए, गति करना चाहिए। इस परिस्थिति को हम लोग लेकर चलते हैं। कौन सी परिस्थिति, कि यदि अभी हमने देखा था यदि थीटा इजिकल टू 90 डिग्री हो तो उस पर जो फोर्स है वो कितना फोर्स लगता है, क्यू वी बी फोर्स उस पर काम करता है, ठीक है। अब आपको सोचना है कि इस बल के प्रभाव से जो आवेशित कण है जो कि गतिमान है उसका पथ किस प्रकार से होना चाहिए। आप यहां देख रहे हैं कि बल जो है कैसा है, बल और गति की दिशा कैसी है। बल की दिशा अभी हमने देखा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, और वेग की दिशा कैसी है, उसके लंबवत है ना। इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया था, इस डायरेक्शन में हमने चुंबकीय क्षेत्र लिया था, इस डायरेक्शन में आवेशित कण को हमने गति कराया था, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था। यहां पर हम देख रहे हैं कि वेग की दिशा और फोर्स की दिशा परस्पर कैसी है, अभिलंबवत है। तो निश्चित रूप से इसके पहले 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में जो लॉरेंज बल द्वारा आवेशित कण पर जो किया गया कार्य है वह कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और जब आवेशित कण पर जो किया गया कार्य 0 है और चूंकि कण कैसा है, गतिमान अवस्था में है, तो जब कण गतिमान अवस्था में है, कण पर किया गया कुल लॉरेंज बल के द्वारा कण पर किया गया कुल कार्य कितना है, 0 है। तो यहां पर जो आवेशित कण की जो गति होगी वो किस प्रकार की गति होगी, आवेशित कण की गति जो है किस प्रकार की गति करना चाहिए, जो कण की गति होगी वह वृत्तीय गति होना चाहिए। वृत्तीय गति के बारे में काफी कुछ पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे हम लोग जानते हैं जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है ना, तो उस पर जो त्वरण की दिशा उसके सेंटर की तरफ होती है। जब त्वरण की दिशा उसके सेंटर की तरफ है, जो बल है उस बल को हम कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल की दिशा भी कैसी होती है, उसके सेंटर की तरफ होती है, इसलिए तो हम उसे कौन सा बल कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और कण जो है पथ पर हमेशा एक नियत चाल से v से ही क्या करता है, गति करता है।
यहां पर भी तो हम लोग देख रहे हैं चाल कैसी है, नियत है, लेकिन फोर्स लग रहा है। चाल कैसी है, चाल कैसी है, नियत है, लेकिन उस पर फोर्स भी लग रहा है। तो दोनों ही चीजें एक साथ लग रही है। चाल नियत हो, फोर्स लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो मतलब उस पर त्वरण लग रहा हो, तो ऐसा तभी संभव है जब कण किस प्रकार की गति करे, वृत्तीय गति करे। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जब कोई कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो अपने आप तो गति करता नहीं, उस गति करने के लिए उसे क्या चाहिए, कण को वृत्तीय पथ में गति करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की हमें आवश्यकता होती है। यहां पर इस केस में जो अभिकेंद्रीय बल को प्रदान करेगा, आवेशित कण को वृत्तीय पथ में गति करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, यह अभिकेंद्रीय बल हमको कहां से मिलता है, लॉरेंज फोर्स से हमें प्राप्त होता है। यानी लॉरेंज बल ही कण को वृत्तीय पथ में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। मान लीजिए जो आवेशित कण है उसका अपना द्रव्यमान कितना है, ये जो आवेशित कण है उसका द्रव्यमान सपोज की m है और वह v चाल से एक समान चाल से गति कर रहा है, तो उस परिस्थिति में अभिकेंद्रीय बल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी mv स्क्वायर अपॉन r। और लॉरेंज बल का मान हमने निकाला है, कितना है, वह है qb, राइट। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर लॉरेंज बल, अर्थात mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qb। ओके, जैसा कि हम ये डिसाइड कर चुके हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि कण किस प्रकार की गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। अब वृत्तीय गति कर रहा है तो वृत्तीय गति से संबंधित वो सारी बातें वो आप लोगों को एक एक करके निकालनी होगी। वो सारी बातें मतलब सबसे पहले वृत्तीय गति है, वृत्तीय गति कर रहा है, तो वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी अपनी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, राइट। उसकी जो कक्षीय चाल है उस v की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसका अपना आवर्तकाल कितनी होनी चाहिए, उसकी अपनी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, आदि आदि, कोणीय चाल कितनी होनी चाहिए। इन सब बातों को क्रम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में आप रखिए, और वो है कि अभिकेंद्रीय बल जो है कौन प्रदान करता है, लॉरेंज बल प्रदान करता है, अर्थात mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qvb। चलिए हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है, ये जो बेसिक फार्मूला है इसके माध्यम से हम लोग सबसे पहले त्रिज्या की वैल्यू ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया था सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है, आवृत्ति ज्ञात करना है। तीन सब मानों को हम इसी फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप ऊर्जा निकाल सकते हैं, जो आवेशित कण है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, आदि आदि सब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं क्रमशः। ओके, तो सबसे पहले इस फार्मूले को देखिएगा। इस फार्मूले में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r को यहां फिट कर दो और यहां कौन बचेगा, m इंटू वी अपॉन क्यू बी, राइट। या इसी को हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, आवेशित कण का द्रव्यमान इंटू वेग, इट मींस उसका संवेग। तो संवेग बराबर कितना आ जाएगा, mv के स्थान पर हमने p लिख दिया, बाकी सब जैसा का वैसा। ठीक, तो ये निकाल लिया हमने। आवेशित कण जैसे कि अभी हमने कहा था कैसी गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, और वृत्तीय गति के लिए जो त्रिज्या की वैल्यू हमने यहाँ पर, त्रिज्या का फार्मूला हमने यहाँ पर व्युत्पन्न कर लिया। तो इस फार्मूले के आधार पर हम कौन सी बात कह सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू V। एक निष्कर्ष आपके सामने आया, या इसी के आधार पर बात करना चाहें तो R इज प्रोपोर्शनल टू P भी हम कह सकते हैं, राइट। मतलब जब कोई कण क्या करेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, तो वृत्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी उसके वेग के क्या हो, किस प्रकार से होनी चाहिए, अनुक्रमानुपाती होना चाहिए।
मीन्स जितने ज्यादा चाल से वो गति करेगा, जितने ज्यादा वेग से वो गति करेगा, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ये बात समझ में आ गई? ओके। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन लोग लेते हैं, चित्र के माध्यम से इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने कुछ इस तरह से दर्शाया है। इस तरह से दर्शाया मतलब चुंबकीय क्षेत्र को हमने एक डायरेक्शन में लिया है, चुंबकीय क्षेत्र को हमने कागज के तल के या बोर्ड के तल के हमने अभिलंब डायरेक्शन में लिया है, और एक आवेशित कण को कोई नाम दे दें। सब उसकी डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन आप ले रहे हैं, ये डायरेक्शन को आप लोग वाई डायरेक्शन कह सकते हैं। और एक आवेशित कण को जिसका कि आवेश कितना है Q और द्रव्यमान कितना है M, उसे हमने x दिशा में गति कराया। ठीक है, x दिशा में हमने उसे गति कराया, कोई चाल से हमने गति कराया। चुंबकीय क्षेत्र के बाहर वो तो b चाल से ही गति करेगा, लेकिन जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, तो जैसे ही आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पर एक फोर्स काम करने लगता है। जैसे ही ये कण कहां आएगा, चुंबकीय क्षेत्र में आएगा, तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उस फोर्स की वैल्यू होगी QVB। ठीक, और जो दिशा होगी वो होगी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होगी। सोचिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यहां पर हमने इस बात को कहां दिखाया है ना, ये जो तर्जनी है किस बात को प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, बोर्ड के तल के अभिलंबवत अंदर की तरफ है। तो ये बात है ना, ये जो अंगुली है तर्जनी किस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र में है ना। मध्यमा जो है किस बात को प्रदर्शित करे, मध्यमा जो है आवेशित कण की दिशा को, गति की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि जैसे ही आवेशित कण कहां प्रवेश किया, चुंबकीय क्षेत्र में गति किया, तो इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स काम करने लगेगा, और इस फोर्स के प्रभाव से यह आवेशित कण जो है इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। और जैसा कि हम देख चुके हैं, जैसे ही वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी जो गति है वो किस प्रकार की हो जाती है, वृत्तीय गति हो जाती है, वह वृत्तीय पथ में गति करने लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के भीतर यह आवेशित कण किस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से वृत्तीय गति करेगा। राइट, अब मान लो मैंने इसके वेग को बढ़ा दिया, इसके वेग को बढ़ा देने पर क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने देखा, वेग बढ़ा देने से वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी ये जो पथ की त्रिज्या थी इतनी त्रिज्या थी है ना, और यदि हम वेग को बढ़ा देंगे तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगी, और वेग बढ़ा देंगे तो पहले की तुलना में यह त्रिज्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है वो धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो फाइनली हमने देखा कि जब आवेशित कण की चाल बढ़ा दी जाए तो जो वृत्तीय पथ होगा उसकी जो त्रिज्या है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अर्थात वृत्तीय पथ की त्रिज्या उसके वेग की अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, अब हम यहां पर हमने त्रिज्या का इक्वेशन निकाल लिया। चलिए अब हम इस आवेशित कण का, जैसे कि वृत्तीय गति कर रहा है, अब हम निकालते हैं वृत्तीय गति करते हुए आवेशित कण का आवर्त काल, यानी कि टी का व्यंजक निकाल सकते हैं। टी का व्यंजक कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल है ना। हम एक 11th क्लास में एक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं, और वो एक्सप्रेशन क्या है, हम जानते हैं रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इनटू वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। ओके, इसी पार्ट को हम देख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, आर जैसा का तैसा। राइट, फिर से हम देख सकते हैं है ना, टी हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, टी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2 पाई आर अपॉन, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। राइट,
और r इज इक्वल टू हमारे पास है, वैल्यू दी गई है, यहां से वैल्यू r की पुटअप कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन v, और r की वैल्यू कितनी है, m इंटू v अपॉन q इंटू v, राइट। इस तरह से हम देख रहे हैं v से v कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा हमें 2 पाई m अपॉन q d, ठीक है। तो ये हमने व्यंजक निकाल लिया। किस चीज का व्यंजक है ये गति करते हुए आवेशित कण का आवर्तकाल, ठीक। अब हम इसी बात को आवृत्ति के अंतर्गत निकाल सकते हैं। आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं हम लोग, और ये जो आवृत्ति है ना, ये जो आवृत्ति है ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम मान होता है। तो आवृत्ति का क्या फार्मूला मिल जाएगा, चूंकि t इज इक्वल टू इस तरह से, तो आवृत्ति इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा QB अपॉन, उलट दीजिए इसे, ये हो जाएगा 2 पाई m। तो इस प्रकार से हमने आवृत्ति का भी एक डेरिवेशन हमने निकाल लिया। अगला जो पड़ाव है कोणीय वेग। कोणीय वेग तो आपके सामने ही है। कोणीय वेग इज इक्वल टू, यहीं से आप निकाल सकते हो, है ना। कण का जो कोणीय वेग होगा वो कितना होगा, कण का कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू, हम देख सक रहे हैं v अपॉन आर, v अपॉन आर, और v की वैल्यू कितनी है ना, v की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं 2 पाई आर अपॉन टी, या v की वैल्यू और क्या लिख सकते हैं, है ना, यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो v की वैल्यू q आर क्यू बी अपॉन एम, v की वैल्यू आर क्यू बी अपॉन एम, v की वैल्यू आर क्यू बी अपॉन एम, और अपॉन में कौन है r, तो r से भाग दे दीजिएगा। इस तरह से r से r फिनिश, तो फिर से क्यू बी अपॉन एम। ये जो व्यंजक आप देख रहे हैं ये है कोणीय वेग का व्यंजक, राइट, ओके। आप चाहो तो गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, है ना। गतिज ऊर्जा के लिए आप क्या करें, यहीं पर जो फार्मूला आप देख रहे हैं किसके लिए मिल गया, हमें कोणीय वेग के लिए मिल गया। आप चाहे तो गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला है, E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, है ना। तो v की वैल्यू यहीं से निकाल लीजिए, v की वैल्यू कितना है, q आर क्यू बी अपॉन एम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 m इंटू v की वैल्यू क्यू आर बी अपॉन एम, v की वैल्यू क्यू आर बी अपॉन एम स्क्वायर, तो स्क्वायर। फाइनली हम लिख सकते हैं एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा, 1/2 q स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और एक m बचा रहेगा 2/m, राइट। तो इस तरह से हमने चारों जो जरूरी डेरिवेशंस थे उन सभी डेरिवेशंस को हमने एक एक करके प्राप्त कर लिया। हमने यहाँ देखिए अभी जैसे कि हमने बताया था कण कैसी गति कर रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी अपनी त्रिज्या क्या होगी, उसकी अपनी चाल क्या होगी, उसका अपना आवर्तकाल क्या होगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसका कोणीय वेग क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये सारे डेरिवेशंस जो है अभी हमने आपके सामने निकाल कर दे दिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आवृत्ति हमको मिल रही है इस आवृत्ति को हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन आवृत्ति। यहाँ बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग इसके नेक्स्ट पीरियड में या अगले पड़ाव में हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए उसका भी जो कार्य सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। साइक्लोट्रॉन का जो कार्य सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, और वहां पर भी हम लोग देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी, देखेंगे बाद में, वो जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है उसकी वैल्यू इतनी ही मिलती है, और इस जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, जो आवृत्ति हमको प्राप्त हो रही है फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति।
ठीक है, ये तो बात हुई एक स्पेशल केस की। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने आवेशित कण को कैसे गति कराया था, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराया था, है ना। अब हम लंबवत गति ना कराएं, अब हम आवेशित कण को लंबवत गति ना कराएं। यहां पर लंबवत गति हो रही है, आवेशित कण की गति की दिशा कैसी है, इस डायरेक्शन में है, और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कैसी है, बोर्ड के तल के अभिलंबवत है। यहां पर आवेशित कण की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा दोनों कैसे परस्पर अभिलंबवत है। और ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि जो कण का पथ था कैसा था, वृत्ताकार पथ था। लेकिन अब हम एक स्पेशल केस और ले लें कि यदि आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र बी के, यदि आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र बी के न तो समानांतर है, जब समानांतर होगा तो कोई बल नहीं लगेगा, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने देखा। लंबवत है तो अभी हमने देखा कि इस पर मैक्सिमम फोर्स काम करता है। कितना फोर्स काम करता है, QVB फोर्स काम करता है। लेकिन यदि यही आवेशित कण ना ही चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, बल्कि कोई कोण बनाती हुई दिशा में गति कर रहा है v चाल से, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इस वेग v का दो घटक, इस वेग v के आपको दो घटक लेने होंगे। वेग v का घटक थीटा कोण की दिशा में कितना हो जाएगा, v cos थीटा होगा, और इसी का जो घटक है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कितना होगा, v sin थीटा होगा। अब हमारे पास एक वेग के दो कंपोनेंट प्राप्त हो चुके हैं। एक है v cos थीटा जो कि क्षेत्र b के लंबवत है, क्षेत्र b के समानांतर है, और दूसरा जो कंपोनेंट है v sin थीटा ये क्षेत्र b के अभिलंबवत है। अब जो भी गति होगी वो इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होगा, परिणामी प्रभाव होगा। सोचिए कैसा होगा। पहला जो कंपोनेंट है v cos थीटा, पहला कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा, जो कि चुंबकीय क्षेत्र b के समानांतर है। और जब चुंबकीय क्षेत्र b के समानांतर है तो क्या होगा, अभी हमने देखा था जब वेग v चुंबकीय क्षेत्र b के समानांतर है तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, 0। और जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो उस परिस्थिति में फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 0। तो इस परिस्थिति में यानी कि v cos थीटा के कारण से आवेशित कण पर कितना फोर्स काम करना चाहिए, 0 फोर्स काम करना चाहिए। अब 0 फोर्स काम करेगा मतलब उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब कोई बल नहीं लगेगा तो कण किस वेग से गतिमान है, v cos थीटा वेग से गतिमान है, तो वो उसी सरल रेखा में किस वेग से गति करेगा, v cos थीटा के वेग से गति करेगा, है ना। न्यूटन की गति का पहला नियम भी तो यही कहता है कि जब किसी कण पर कोई बल नहीं लग रहा हो तो कण जिस वेग से गति कर रहा है उसी वेग से उसी दिशा में क्या करता रहेगा, वो गति करता रहेगा। ओके, अब हम दूसरा जो कंपोनेंट है v sin थीटा, दूसरा जो कंपोनेंट है v sin थीटा, उसके प्रभाव का अध्ययन करें। यहां पर आप देख सक रहे हैं कि v sin थीटा कैसा है, v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र b के अभिलंबवत है। और अभी हमने देखा, इतना सारा पोर्शन अभी हमने देखा कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो उस कण का जो प्रभाव है या उस कण पर लगने वाले बल के कारण से वह कण कैसी गति करना चाहिए, वह कण कैसी गति करना चाहिए, वृत्तीय पथ में गति करना चाहिए। तो वृत्तीय पथ में गति करना चाहिए मीन्स वो क्या करेगा, कण क्या करना चाहिए, इस प्रकार से एक प्रकार से क्या करेगा, अपना एक पथ तैयार करेगा, और यह पथ कैसा होगा, वृत्ताकार पथ होगा, राइट। तो वृत्ताकार पथ होगा मतलब हमेशा ये एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, इस प्रकार से क्या करता जाएगा, गति करता जाएगा। यानी कि v sin थीटा क्या बता रहा है, v sin थीटा बताता है कि कण को कैसी गति करना चाहिए, वृत्तीय पथ में गति करना चाहिए। और v cos थीटा क्या बताता है कि कण को सरल रेखा में गति करना चाहिए। तो दोनों ही चीजें एक साथ कब आएंगी, जब कण वृत्तीय गति भी करे और साथ ही साथ सरल रेखा में भी गति करे। तो वृत्तीय गति के साथ साथ क्या होना चाहिए, सरल रेखा में भी गति होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ट्रैक तैयार होगा, इस प्रकार का जो पथ तैयार होगा, उस पथ को हम लोग कहते हैं, किस प्रकार का है ये पथ, देखो यह पथ जो है सर्पिल के आकार का, सर्प के आकार का, इसलिए इस पथ को हम कौन सा पथ कहते हैं, सर्पिलाकार पथ कहते हैं, या कुंडलिनी गति कह सकते हैं। आवेशित कण की गति को हम कौन सी गति कह सकते हैं,
कुंडलिनी गति, हेलिक्स कुंडलिनी गति, राइट। तो रिजल्टेंट हमने क्या देखा कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण कैसा है, स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहेगा। ठीक, एक समान दिशा समानांतर गति कर रहा है तो उसी दिशा में उतने ही वेग से वो गति करता रहेगा। तीसरी स्थिति हमने क्या देखी कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत काम कर रहा है तो उसका पथ वृत्तीय पथ होगा और उस पर जो लगने वाला फोर्स है QVV होगा। और चौथी स्थिति हमने देखी कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से कोई कोण बनाती हुई दिशा में गति करता है तो उसका जो पथ है वो किस प्रकार का होता है, कुंडलिनी, यानी कि कुंडली के आकार का उसका जो पथ होता है। ठीक है, ओके। अब हम, जैसे कि हमको जरूरत पड़ती रहती है, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको पूछे जाते हैं, या इसके पहले एक स्थिति आ चुकी है जब हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और विमी सूत्र इसके पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। विमी सूत्र के लिए बहुत स्पष्ट रूप में इस पार्ट में समझ में आता है। देखें कि विमी सूत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में देखें। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक व विमीय सूत्र। मात्रक बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं F इजिकल टू, जो फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी, लॉरेंज फोर्स क्या निकाला था, F इजिकल टू IBL साइन थीटा हमने के रूप में हमने ज्ञात किया था। यहीं पर B है, इस B का मात्रक क्या बन जाएगा, B इजिकल टू F अपॉन IL साइन थीटा। तो B की यूनिट क्या हो जाएगी, B का मात्रक हो जाएगा, F का मात्रक न्यूटन प्रति, I का मात्रक एम्पियर और L का मात्रक मीटर, राइट। तो B का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। ये बात हमने इसके पहले भी देखा था, लेकिन ज्यादा अच्छे से इस पार्ट में हमको इस यूनिट के बारे में समझ में आता है। ठीक है, इसके पहले इसी को हम लोग टेस्ला भी कह रहे थे। एक मात्रक और भी निकला था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या मिला था आपको, एक टेस्ला मिला था। इसी को हम लोगों ने कभी कभी वेबर प्रति मीटर के स्क्वायर के नाम से भी जाने थे। तो 3 मात्रक तो अभी हमने आपको बता दिया, हो सकता है चौथा और भी मिल जाए, राइट। ओके, विमीय सूत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का विमीय सूत्र क्या होगा, तो F का विमीय सूत्र ml T-2 अपॉन I का विमीय सूत्र A, L का विमीय सूत्र L, साइन थीटा एक विमाहीन राशि है। तो फाइनली जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो LCL कैंसिल हो जाएगा और ये माना जाएगा, कितना आएगा बोलो, m T-2 A इनवर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल लगता है और उस बल के प्रभाव से कण विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से गति करता है ना। वो विभिन्न परिस्थितियां क्या है वो आपको मालूम है, इसके पहले हमने अभी आपको बताया। ठीक, और इसी आधार पर हमने चुंबकीय क्षेत्र B का हमने एक तो मात्रक भी ज्ञात किया और साथ ही साथ हमने विमीय सूत्र भी ज्ञात किया। ओके, नेक्स्ट पड़ाव है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। तो पहले साइक्लोट्रॉन के बारे में स्पेशली हम अध्ययन कर लें। ये साइक्लोट्रॉन क्या है, हम ये जितनी थ्योरीज आपको देख, यहां पर मैंने बोर्ड पर लिखा हूं, ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है ये साइक्लोट्रॉन में भी अपन लोगों को काम आ जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं। मेरा कहना यह है
कि आप एक बार इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, तो ज्यों का त्यों, लगभग ज्यों का त्यों आप लोगों को साइक्लोट्रॉन में भी आपको वही पार्ट काम आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। ओके, तो जो साइक्लोट्रॉन है एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग किसी आवेशित कण को, आवेशित कण के रूप में जैसे आप लोग ले सकते हैं, जैसे प्रोटॉन ले सकते हैं, न्यूट्रॉन ले सकते हैं, पॉजिट्रॉन ले सकते हैं, है ना, इत्यादि कणों को हम लोग क्या कर सकते हैं, उच्च ऊर्जा तक, हम उसे उच्च ऊर्जा प्राप्त करने तक त्वरित कर सकते हैं। तो साइक्लोट्रॉन क्या हुआ? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, अल्फा कण इत्यादि की ऊर्जा को बहुत अधिक ऊर्जामान तक उसे त्वरित किया जा सकता है। तो ये तो एक सिंपल सी बात हुई साइक्लोट्रॉन की, ठीक है, ओके। इसका जो कार्य सिद्धांत है वो ये है कि जब किसी धनावेशित कण को हम बार बार प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में उच्च आवृत्ति के दोलन कराते हैं या त्वरित गति कराते हैं, तो ऐसा करने से वह बहुत अधिक ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। क्या सिद्धांत है इसका? कि जब हम किसी धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बार बार क्या करवाएं, उच्च आवृत्ति के विद्युतीय क्षेत्र में के द्वारा दोलन करवाएं, अभी देखते हैं किस प्रकार से ये व्यवस्था बनाएंगे, तो ये बहुत अधिक ऊर्जा को ये प्राप्त कर लेता है ना। किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करता है अभी हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें। चलिए सबसे पहले हम साइक्लोट्रॉन की संरचना के बारे में विचार करें। संरचना, बनावट। देखिए इसके पहले की थ्योरी को मैंने बिल्कुल भी नहीं मिटाया हूं। अब ये सारी की सारी थ्योरी जो है हम साइक्लोट्रॉन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो संरचना के अंतर्गत इसमें धातु के दो बेलनाकार डीज होते हैं। बेलनाकार कहने से ज्यादा अच्छा है कि वृत्ताकार कहते हैं, बेलनाकार भी कह सकते हैं। ये है डी। सोचकर देखिए कि यहां पर ये एक पार्ट है, यानी आप एक खोखले बेलन को बीच से काट दीजिए, तो आधा पोर्शन अलग कर दीजिए, दूसरा आधा पोर्शन दूसरी तरफ अलग कर दीजिए, है ना। तो ये जो भाग आपको मिलते हैं, इन भाग को हम लोग कहते हैं डीज। ये जो D1 और D2 हैं, इनको हम लोग कहते हैं डीज, ठीक है। और इन डीज का जो संबंध है, इन डीज को हम लोग दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच में रखा जाता है, ठीक है। इनका जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, चित्र में समानांतर दिख रहा है, लेकिन यहां पर आपको क्योंकि 3D फिगर बन रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, इन डीज के तल के लंबवत है। इन डीज का जो संबंध होता है, इन डीज का जो संबंध होता है एक उच्च आवृत्ति के दोलित्र से होता है। ये जो दोलित्र है, इसकी सहायता से हम लोग उच्च आवृत्ति के दोलन, विद्युत दोलन, यानी कि कितनी आवृत्ति के, लगभग 10⁷ हर्ट्ज आवृत्ति का दोलन हम लोग विद्युतीय दोलन ले सकते हैं।
और इसका जो वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वो होता है, ये भी काफी उच्च होता है। 10⁻7 से 10⁻4 से 10⁻7 वोल्ट तक का हम इन डीज पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा सकते हैं। ओके, तो और जो पूरा उपकरण है एक बहुत बड़े धातु के बॉक्स में, जिसके अंतर्गत उच्च निर्वातित क्षेत्र होता है, पर हम इसे रख देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम इस डीज के खाली भाग में किसी धनावेशित कण को रख देते हैं। ये हमने ये धनावेशित कण को रख दिया। धनावेशित कण है तो निश्चित रूप से उसका अपना चार्ज होना चाहिए। मान लीजिए कि चार्ज कितना है, क्यू है। उसका अपना द्रव्यमान होना चाहिए। मान लीजिए कि उसका द्रव्यमान कितना है, एम है। कोई भी कण हो सकता है, चाहे वो, अभी मैंने बताया आप लोगों को, चाहे वो अल्फा कण हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, चाहे पॉजिट्रॉन हो, कोई भी कण हो सकता है। तो अब आप सोचिएगा कि ये जो पार्ट है, ये जो गैप है, दोनों डीएस के भीतर का गैप, यहां पर कौन सा क्षेत्र काम कर रहा है? यहां पर इस दोलित्र के माध्यम से हमने इस पर कौन सा क्षेत्र लगाया? इस पर हमने विद्युत क्षेत्र लगाया। पहले हमने कौन सा क्षेत्र लगाया? विद्युत क्षेत्र लगाया। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से यह आवेशित कण किस ओर गति करेगा? सपोज कि D1 की तरफ गति करेगा। मान लीजिए D1 फिलहाल दोलित्र के माध्यम से कैसे विभव पर है? नेगेटिव विभव पर है, और D2 पॉजिटिव विभव पर है। सोचिए, दोलित्र है मतलब, समझ रहे हैं कि नहीं? दोलित्र का मतलब, ये दोलित्र क्या करता है कि प्रत्यावर्ती सिग्नल देता है। और प्रत्यावर्ती सिग्नल में हमने क्या देखा? पहले हाफ साइकिल में प्रत्यावर्ती सिग्नल पॉजिटिव होता है, और अगले ही हाफ साइकिल में प्रत्यावर्ती सिग्नल कैसे होता है? नेगेटिव हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं पहले हाफ साइकिल की, तो प्रत्यावर्ती सिग्नल कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब इस पॉजिटिव सिग्नल के कारण अभी जो हमारा D1 है वो कैसा है? मान लो कि नेगेटिव पोटेंशियल पर है, और D2 कैसा है? पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। तो ये जो धनावेशित कण होगा वो किसकी ओर गति करेगा? ऋणात्मक विभव की तरफ गति करेगा, आकर्षित होगा। और निश्चित रूप से दोनों डीज के भीतर यहां इस खाली भाग में यह आवेशित कण कैसी गति करना चाहिए? सरल रेखी गति करना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये आवेशित कण कहां प्रवेश करता है? जैसे ही आवेशित कण डी के अंदर प्रवेश करता है, डी के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो क्या होगा? डी के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगा तो क्या होगा? चूंकि हम जानते हैं खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं स्थिर विद्युत वाले भाग में कि एक किसी भी खोखले चालक के भीतर जो है लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस भाग में चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 0 है। तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0 होगी। कौन सा फोर्स? इस विद्युत क्षेत्र E के कारण से लगने वाला फोर्स, यानी कि D के भीतर कोई विद्युतीय बल काम नहीं करेगा। लेकिन इस D के अंदर जो है कौन सा फोर्स लग रहा है? दूसरा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा है। और यह चुंबकीय क्षेत्र जो है आवेशित कण की गति की दिशा के लंबवत है। जब आवेशित कण की गति की दिशा के लंबवत है तो अभी हमने देखा था कि जब आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो तो उस पर एक फोर्स काम करता है, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? QVB। और इस फोर्स के कारण से अभी हमने देखा कि इस फोर्स के कारण से वह आवेशित कण कैसी गति करता है? एक वृत्तीय पथ में गति करता है। बेसिक चीज यही है। तो जैसे ही डी के अंदर ही प्रवेश करेगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से यह आवेशित कण किस प्रकार गति करना चाहिए? एक वृत्तीय पथ में गति करना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है। और जैसे ही वृत्तीय पथ में गति करेगा फिर से यहां से डी के बाहर निकलेगा। जैसे ही डी के बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या हो गया? देखो यहां पर फिर से गैप आ गया, और इस गैप के अंदर यह किस प्रकार गति करना चाहिए? एक सरल रेखा में गति करना चाहिए। जितने देर में कण को इस अर्धवृत्तीय पथ में गति करने का समय लगा, उतने ही देर में यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के बदले कौन सा हाफ साइकिल आ गया? नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया तो यहां पर जो पॉजिटिव D2 पहले पॉजिटिव था, अब वो नेगेटिव बन गया।
D1 पहले नेगेटिव था, अब वो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो जैसे ही ये अल्फा कण, जैसे ही ये धनावेशित कण इस D के बाहर निकलेगा तो इस D2 के द्वारा वो आकर्षित कर दिया जाएगा। फिर से जब आकर्षित करेगा तो क्या होगा, उस पर फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स काम करने लगेगा, फिर से विद्युतीय बल काम करने लगेगा, और अधिक उसका वेग बढ़ जाएगा। हम यूं कहेंगे कि वो आवेशित कण जो है त्वरित हो जाएगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। अभी हमने देखा था कि जब आवेशित कण का वेग बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या जो है बढ़ जाएगी, राइट। जब आवेशित कण की चाल बढ़ जाएगी तो उसकी त्रिज्या जो है पहले की तुलना में बढ़ जाएगी। यहां पर त्रिज्या कितनी थी, यहां पर त्रिज्या कम थी, लेकिन अब यही आवेशित कण जो है अधिक त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करने लगेगा, राइट। फिर से यहां आकर के फिर से ये खाली भाग में आ जाएगा, फिर से D1 जो है नेगेटिव हो जाएगा और D2 जो है फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से इस भाग में कण त्वरित हो जाएगा, फिर से उसका वेग बढ़ जाएगा, फिर से उसकी जो त्रिज्या है पहले की तुलना में और बढ़ जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार से यह क्रम जो है चलता रहता है और लगातार आवेशित कण जो है वृत्तीय पथ में गति करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है और यहीं पर अंतिम भाग में एक विंडो होता है, विंडो W। ठीक है, यहां पर कुछ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी होती हैं और इस विक्षेपक प्लेट और इस विक्षेपक प्लेट के माध्यम से ये जो धनावेशित कण जो कि इस तरह से पथ में गति करता हुआ कहां पहुंच चुका है, विंडो तक पहुंच चुका है। यहां से इसको हम लोग अपनी ओर खींच लेते हैं, किसके माध्यम से, विक्षेपित करवा लेते हैं, किसके माध्यम से, विक्षेपक प्लेट के माध्यम से। और जो हमारा टारगेट है उस टारगेट पर हम इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्य सिद्धांत है ये है साइक्लोट्रॉन का कार्य सिद्धांत। चलिए अब हम इन फार्मूलों का उपयोग किस प्रकार से करें, जैसे कि अभी हमने देखा है ना कि जैसे ही आवेशित कण कहां पहुंच रहा है, D के अंदर प्रवेश करता है, D के अंदर प्रवेश करता है तो हमने क्या देखा, कण कैसी गति करना चाहिए, वृत्तीय गति करना चाहिए। वृत्तीय गति करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है। और अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है, लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। और इसी के आधार पर हमने त्रिज्या के बारे में देखा और त्रिज्या की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली mv/qb। जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि r इज प्रोपोर्शनल टू v, अर्थात वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहां पर भी हमने क्या देखा था कि जैसे ही खाली भाग से कण कहां प्रवेश करता है, D के अंदर प्रवेश करता है, खाली भाग से D के अंदर प्रवेश करता है और भी खाली भाग से D के अंदर प्रवेश करेगा, एक के बाद एक खाली भाग से D के अंदर प्रवेश करता है। हर बार क्या हो रहा है, खाली भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से उसका वेग लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिससे कि उसकी त्रिज्या भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक बात और याद रखिए, जितने देर में कण का, आवेशित कण का D के अंदर आधा चक्कर पूरा होता है, उतने ही देर में प्रत्यावर्ती सिग्नल का, हमारे द्वारा जो आरोपित प्रत्यावर्ती सिग्नल है उसका भी एक आधा चक्र पूरा होता है, राइट। ओके, तो इस प्रकार से हमने अभी अपनी बातों को देखा, आवर्तकाल के बारे में देखा, आवृत्ति के बारे में, ये सारी चीजों को आप लोग चाहो तो प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा निकालनी हो, मान लो आपको ऊर्जा, यहां पर हमने देखा कि आवेशित कण की जिसको हमने त्वरित करवाया है उसमें कितनी ऊर्जा होगी, यही फार्मूला है ऊर्जा का। ऊर्जा के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या के बेस पे वेग निकालेंगे और वेग जैसे प्राप्त हो जाएगा तो उस वेग का इक्वेशन मान यहां रख देंगे तो आवेशित कण की ऊर्जा भी हमें प्राप्त हो जाएगी। कितनी होती है ऊर्जा, 1/2 q²r²b²/m, उसकी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, राइट। तो समय निकालना हो, आधे चक्कर का समय निकाल सकते हैं हम लोग। आधे चक्कर का समय कैसे निकालेंगे, पूरे चक्कर का समय हमारे पास है, पूरे चक्कर का समय कैसा है, आवर्तकाल कैपिटल T का व्यंजक हम निकाल चुके हैं, तो आधे चक्र का टाइम कितना होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर निकाल सकते हैं आधे चक्र का समय। आधे चक्कर का समय कैसे निकालेंगे, पूरे चक्कर का यानी कि आवर्तकाल का आधा, तो आवर्तकाल का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T = πm/qb।
ये आधा चक्कर का समय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने आपको बताया, बहुत सारी बातें बताई। इसी में एक पार्ट और बचता है जिसको हम लोग कहते हैं चूड़ी अंतराल। इसे हम लोग कहते हैं चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल यहां नहीं निकालेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, या इसके पहले जो हमने लॉरेंज बल वाले पार्ट में चूड़ी अंतराल की बात करते हैं। ठीक है, तो ओके, इस तरह से हमने आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में बताया। साइक्लोट्रॉन में हमने क्या देखा, समझ में आ गया सब लोगों को? साइक्लोट्रॉन का पूरा जो कार्य सिद्धांत है वो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। ये सारे इक्वेशंस आप लोग जो है, जैसे आपको त्रिज्या निकालनी हो, जैसे आपको वेग निकालना हो, जैसे आपको आवेशित कण की ऊर्जा निकालनी हो, तो ये सारे फार्मूले को आप लोग जो करते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक थ्योरीज हैं, वो तो आपको दिमाग में रख लेंगे। राइट, तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पीरियड में और भी कुछ बातें हैं, जैसे धारावाही चालक पर बल, और भी है ना, उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ये हम अगले पीरियड में देखेंगे।